नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मुझे एडवाइस में। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लग चुकी है, 100 रुपये तक को टच कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की और राजस्थान के शहरों में, तो ये 100 रुपये तक पहुँच चुके हैं। इसके रीज़न्स क्या हैं? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया तेल को इम्पोर्ट करता है और क्रूड ऑयल का दाम पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है। अगर हम लॉकडाउन के बाद की बात करते हैं तो $40 प्रति बैरल से बढ़ के अब ये $63 प्रति बैरल हो चुका है। आप ये ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो तेल का दाम बढ़ा ही है। क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, और इंडिया बहुत ज़्यादा जो ऑयल की डिमांड है वो इम्पोर्ट से पूरी करता है। दूसरी है कि जो यहाँ पे जो तेल के दाम है, फ्यूल प्राइस जो है, जब से मार्केट डीरेगुलेट हुआ है तब से तेल के पे काफ़ी टैक्स लग रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज अपना प्रॉफिट बढ़ा चुकी हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम ऑलमोस्ट एक जैसे हो चुके हैं। और अगर मैं साल भर का ही डेटा दिखाऊं, जो राइट हैंड साइड पे पिक्चर है आप देख सकते हैं, ब्लू कलर का जो आपको वॉर्म दिख रहा है वो पेट्रोल का है और रेड वाला डीजल का है। तो डीजल का दाम फरवरी 2020 में 65 रुपये से बढ़ के 80 रुपये को टच कर गया है इस साल 2021 में। और अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं, जो 74 रुपये था पिछले साल, वो बढ़ के 90 रुपीज़ या उससे ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले एक साल में तेल के दामों में आग लगी हुई है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं इसके रीज़न क्या है, तो एक तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई, सरकार को या देश को चाहिए कि वो इंटरनल प्रोडक्शन अच्छा करे और इंपोर्ट कम करे। तो सरकार ने इस पर एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया था पिछले साल कि सरकार 2022 तक इंपोर्ट जो कर रही है जितना भी, उसमें से 10% रिड्यूस करेगी। इससे बहुत अच्छा चीज़ क्या होगा कि भारत देश में तेल का उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही साथ लोगों को जॉब्स मिलेंगी। आप इस आर्टिकल के बॉटम में पढ़ सकते हैं। इससे इंडिया का एनर्जी सेक्टर में मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ इंडिया में 2022 तक 3,30,000 लोगों को जॉब मिल सकती है। प्लस इस डेकेड के अंत तक, मतलब 2030 तक आते आते 24 मिलियन लोगों को, यानी 2,40,00,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन आप इसका रियलिटी चेक भी कर लेते हैं। तो इसी आर्टिकल को जब आप पूरा पढ़िएगा तो इसमें एक जगह लिखा है, मैं आपको बता दूं कि इंडिया कितना % इम्पोर्ट करता है। तो इंडिया का जो ऑयल डिमांड है उसका 85% इंडिया ने पिछले 2019-20 में इंपोर्ट किया है। अगर हम इसको 2014-15 से कंपेयर करें तो पहले 78.3% था 2014-15 में, ये बढ़ के 85% हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। इतना ही नहीं, अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो डोमेस्टिक ऑयल का प्रोडक्शन था, जो 2014-15 में 37.5 मिलियन टन हुआ करता था, वो घट के 34.2 मिलियन टन 18-19 में हो गया। ये अपने आप में बताता है कि देश में प्रोडक्शन घट गया है और साथ ही साथ इंपोर्ट बढ़ गया है। तो इससे तेल के दाम तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ये जो मैंने आर्टिकल लिया, ये इकोनॉमिक टाइम्स में है, आप ये खुद भी आके सर्च कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं ONGC की। तो भारत देश में जो एक संस्था है जिसका नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये बहुत बड़ी महारत्ना संस्था है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। पब्लिक सेक्टर यूनिट के बारे में बता दूं कि भारत सरकार मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर यूनिट को या तो बेच देगी या तो मर्ज कर देगी और अपनी प्रेजेंस बेयर मिनिमम ही रखेगी। आप इस पे मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, आप वेट करिएगा। अब हम बात कर ले ONGC की। तो ONGC को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है 2020-21 में। उसका रीज़न ये है कि जब से सरकार ने नई जो गैस प्राइसिंग फॉर्मूला को 2014 नवंबर में लॉन्च किया था, उसके कारण ONGC को काफ़ी लॉस हो रहा है। और वो तकरीबन जो उसका लॉस 6,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। मतलब ONGC थोड़ा कमज़ोर हुआ है। इतना ही अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार ने, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भारत सरकार ये जो PSUs इनको बेचने की तैयारी कर रहा है। तो हिंदुस्तान जो पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचने की जो पेशकश की थी, उसको सरकार ने ONGC से खरीदवाया था। ONGC ने खरीदा है तकरीबन 36,915 करोड़ में। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट, जो उसका कैश रिजर्व था वो भी घट गया है। तो जो सरकार का 51% की जो हिस्सेदारी थी वो ONGC के पास चली गई है और ONGC का कैश रिजर्व कम हो गया है, आप खुद देख सकते हैं। प्लस 6,000 करोड़ का उसको नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। तो ONGC काफ़ी कमज़ोर हुआ है, जबकि एक महारत्ना स्टेटस रखती है ये PSU। अब हम आगे बात करते हैं तो LPG की बात कर लें तो LPG के भी दाम काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 769 रुपीज़ का सिलेंडर मिल रहा है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो ये 800 रुपये से ऊपर चल रहा है। तो LPG के दाम भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। और हमेशा याद रखिए, जब भी पेट्रोल और LPG दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ों के दाम आपको बढ़ते हुए दिखेंगे।
तीसरी बात कर लेते हैं तो ONGC का जो कैश रिजर्व है वो 98% तक घट गया है पिछले 1.5 साल में। ठीक है, जो एक ज़माने में 10,000 करोड़ था वो घट के 167 करोड़ के आसपास रह गया है। तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लियर किया है, और ये जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ नेशनल हेराल्ड की है, और इसके पहले जो मैंने बताया वो इकोनॉमिक टाइम्स की है। अब हम और बातें कर लें कि और क्या रीज़न है। तो चलिए टैक्स की ही बात कर लें। इंडिया में जो पेट्रोल है वो क्यों महंगा है, डीजल वो क्यों महंगा है? क्योंकि सरकार ने उस पर टैक्स, ड्यूटी, कमीशन लगा रखा है। ठीक है, अब आप इस फिगर के थ्रू देख लें कि जो पेट्रोल बिना किसी टैक्स के साथ अगर हम देखें तो 2014 में 47 रुपये का मिलता था, वो इस समय घट के 29 रुपये का मिल रहा है। 47 रुपये 12 पैसे का था 2014 में, जो 29 रुपये 34 पैसे का मिल रहा है। लेकिन अब आप इसमें देखिए तो सरकार इसमें सेंटर टैक्स लगाती है जो तकरीबन 32 रुपये का है, जो पहले 10 रुपये का था। डीलर कमीशन 3 रुपये 69 पैसे हैं। स्टेट का टैक्स जो जिसको लोकल वैट या कोई भी टैक्स बोल सकते हैं, स्टेट का जो GST है वो मिला दे तो 19 रुपये 92 पैसे हैं। और रिटेल प्राइस में ये मिलता है, ये तकरीबन ये दिल्ली का मैं फरवरी का दाम बता रहा हूँ 86 रुपये 30 पैसे के आसपास है। तो अगर मैं इसको ग्रोथ में बताऊँ तो पिछले कुछ महीनों में ही देख लें, अगर हम देखें 2014 से अगर कंपेयर करते हैं और अब तक में, तो 37% बढ़ा है। अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो पिछले कुछ साल में 133% टैक्स बढ़ चुका है। जो टैक्स पहले टोटल 24 रुपये लगता था, अब वो बढ़ के 56 रुपये तक टैक्स लिया जाता है पेट्रोल के दामों में। तो आधा दाम तो पेट्रोल में टैक्स का ही है। और इसमें भी बता दूं तो जो टैक्स सेंटर ले रहा है उसकी जो ग्रोथ है वो अपने आप में 217% ग्रोथ ले लिया है, मतलब कि 4 गुने से भी ज़्यादा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। सरकार ने भी बजट में कुछ सेस अनाउंस किए थे। मैं आपको बता दूं कि सरकार कौन कौन से टैक्स लेती है। अगर मैं इस बार बजट में तो उसने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट AID सेस अनाउंस किया था, और ये कहा था कि सरकार एक्साइज घटा देगी लेकिन ये सेस लगा देगी। तो अगर आप इसी को ही देख लें तो इसके कारण में काफ़ी दाम बढ़ा है। मैं आपको सिंपल फंडा दिखा रहा हूँ। तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो पहले 2 रुपये 98 पैसा था, इस साल 1 रुपये 40 पैसे है। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो पहले 12 रुपये था, अब 11 रुपये पेट्रोल पे है। एग्रीकल्चर का एक नया सेस ऐड किया गया है, 2.5 रुपये जो पहले नहीं था। और रोड इंफ्रा जो है अपने सबसे ज़्यादा सेस ये लिया जाता है 18 रुपये का। ये डीजल पे भी 18 रुपये है। एग्रीकल्चर के बारे में बात करूँ कि जो एग्रीकल्चर जो सेस है वो 4 रुपये डीजल पे है और 2.5 रुपये पेट्रोल पे है। तो आप ये डायग्राम समझ सकते हैं कि सरकार ने काफ़ी सेस भी ऐड कर रखे। इसके कारण जो है जनता को पेट्रोल या डीजल बहुत महंगा मिल रहा है। अब एक बहुत ही शॉकिंग बात मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कलेक्शन करता है सेस का, वो सेंटर के पास जाता है। लेकिन एक बहुत शॉकिंग बात ये है कि सरकार इसमें से जो भी कलेक्शन करती है वो सरकार वापस नहीं देती। जैसे बहुत से लोग ये लॉजिक देते हैं कि सरकार जो टैक्स ले रही है ये डेवलपमेंट के लिए कर रही है, लेकिन इसमें कैच ये है, मैं आपको CAG रिपोर्ट बता रहा हूँ, इसमें आप पढ़ सकते हैं। CAG ने खुद बताया 2019 में की रिपोर्ट में कि सरकार खुद पूरा पैसा जो सेस कलेक्ट करती है वो देती ही नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पर चार्ट देख लीजिए तो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2019 में टोटल जो सेस कलेक्ट किया गया 2,74,592 करोड़ था। इसका 40% सरकार ने दिया ही नहीं राज्यों को या कहीं लगाया नहीं, आज भी सरकार के पास रखा है। GST की बात कर लें, GST पे ऑलरेडी स्टेट और सेंटर का कॉम्पनसेशन के पूरा झगड़ा चल रहा है। तो GST कॉम्पनसेशन का टोटल जो सेस था 95,081 करोड़ था। इसका 30% आज तक सरकार के पास रखा हुआ है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो सबसे ज़्यादा सेस होता है वो तकरीबन 1,08,047 करोड़ है, उसका भी 9% सेंटर ने रख रखा है। और जो क्रूड ऑयल का सेस है 1,24,399 करोड़, इसमें पूरा 100%, पूरा 1,24,000 यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए सरकार ने अपने पास रख रखा है। तो आप ये खुद देख सकते हैं कि सरकार फंड्स को पूरी तरह से रिलीज नहीं कर रही है। अगर फंड्स रिलीज नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें लोगों को महंगी ही लगेंगी। और ऊपर से मार्केट डीरेगुलेट हो चुका है, सब्सिडी सरकार काफ़ी हद तक कम कर चुकी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं एक और फिगर बता दूं कि सरकार क्यों नहीं टैक्स कम करना चाहती है। पहला रीज़न ये है कि अगर सरकार ऐसा करेगी तो जो कलेक्शन है, जो उसको पूरी उम्मीद है, आप देखिए तो सिर्फ एक्साइज ड्यूटी के ही तहत 2020 में 2,39,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किया था, जो बढ़ के 2021 में 3,61,000 करोड़ का रिवाइड एस्टिमेट है।
और अगर हम देखें 2022 का जो बजट का जो एस्टिमेट है वो 3,35,000 करोड़ का सरकार का है। तो सरकार खुद तेल पे बहुत निर्भर है, क्योंकि सरकार को बाकी जगहों पे टैक्स नहीं मिल रहा है। तो पूरी वसूली सरकार टैक्स पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी लगा के, एसेस लगा के ले रही है। दूसरा, सरकार को ये भी डर लग रहा है कि अगर वो पैसे कट कर देगी तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें अपने टैक्स बढ़ा के गैप बना लेगी। और आपको पता है कि सेंटर का स्टेट के साथ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस चल रहा है, जीएसटी की मीटिंग में आपने खुद भी देखा है। तीसरा रीज़न ये है कि अगर वो इन्फ्लेशन को है, ये तेल के दाम बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ता है, लेकिन ये ओवरऑल जो बाकी चीज़ों की जो दाम है उस पर एकदम से उसका असर नहीं पड़ता है। तो सरकार उसको मैनेज किसी तरह से कर लेती है। यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि पेट्रोल के दाम या डीजल दाम क्यों बढ़ रहे हैं, आप ये चीज़ समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अगर तेल के दाम, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो क्या होगा। सबसे पहला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो चीज़ें हम खरीदते हैं, जो भी वो कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर आता है, वो चीज़ें महंगे हो जाएंगे। यहाँ तक कि खाने पीने के सामान यानी कि जो फूड आर्टिकल्स है वो भी बहुत महंगे होने वाले हैं। किसानों को अब और ढुलाई का चार्ज देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ेगा। अगर वो खेती करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो उनका डीजल का दाम, या जो इरिगेशन में चलाते हैं, जनरेटर वगैरह चलाते हैं, तो उनको अब डीजल पेट्रोल पे अगर वो निर्भर होंगे तो उनको और ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तो एक घुमा फिरा के जनता को ही चीज़ें महंगी मिलने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप समझ पा रहे होंगे। और आप देखिए, मैं एक और ग्राफ से समझा दे रहा हूं आपको कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर जो एक्साइज और सेल्स को जो टैक्स बढ़ाया है, अगर पेट्रोल की बात करें तो 2020 की शुरुआत में 19 रुपये पर लीटर था पेट्रोल पे, वो बढ़ के 32 रुपये 98 पैसे हैं। डीजल की बात करें जो पहले 15 रुपये 83 पैसे था 2020 की शुरुआत में, आज 2021 में 31 रुपये सरकार ले रही है। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो उसने बढ़ा रखा है। और इस तरह से अगर होगा और इससे चीज़ें महंगी मिलने वाली हैं। अगर मानसून ख़राब होता है, बारिश नहीं होती है, तो इरिगेशन के लिए फिर आपको मोटर पे डिपेंड करना पड़ेगा और मोटर डीजल से चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ही घूम फिर के जनता पे ही इसकी मार पड़ने वाली है और चीज़ें महंगी होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एडवाइस के। धन्यवाद।